Hey guys, what's up? So before starting this video, I request you to all students, if you like this video, please like and subscribe and also recommend to your friends. Okay. So in this video, we will discuss about the industrial policy after 1991 reforms, and we will discuss about FERA and FEMA. Okay. So let's start. So as you already know, 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे सर, जिसका नाम था एलपीजी रिफॉर्म, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इसमें सर पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। ओके, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़नी हो यूपीएससी में, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए सर। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता सर, आपको स्टोरी आगे की क्लियर नहीं होगी। जैसे आपको सपोज आपका फ्रेंड आपको स्टोरी सुना रहा है कि यार मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, तो आप कहोगे कि यार तू मैं क्यों हुई है, पहले मेरे को ये बता कि वो लड़की तेरे को मिली कहाँ पे। यानी आप उसका बैकग्राउंड सुनोगे, उसकी पॉजिटिव चीज़ें सुनोगे कि भाई तुम्हारे बीच में प्यार का रिश्ता भी होगा, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें भी सुनोगे, झगड़ा क्यों हुआ, और फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड करोगे। तो इसको कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करना। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो जैसा कि पता होगा आपको, इंडिया में बीओपी क्राइसिस था, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसका मेन रीजन क्या था, गल्फ वॉर। बीओपी क्राइसिस क्या होता है सर? बीओपी क्राइसिस होता है जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, ठीक है। बीओपी क्राइसिस का जो मेन कारण था वो था गल्फ वॉर, ठीक है। गल्फ एरिया आपको पता ही होगा सर किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी रिच है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है, कुकिंग गैस, ये सब मिलती है, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल और आप सॉरी क्रूड ऑयल और कुकिंग गैस आपको पता ही होगा, मैक्सिमम हमारी इराक से और सऊदी अरेबिया से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लगभग इंडिया 83% इम्पोर्ट करता है अपने ऑयल, जितना भी वो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। ओके, और मोर देन 10% जो ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, वो लेता है सर ईरान से। ओके, तो ये याद रखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गल्फ एरिया इज़ एनर्जी रिच। ओके, तो 1991 में गल्फ वॉर हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इंक्रीज ऑयल प्राइसेस, और जिससे क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स प्लस डिक्रीज ऑफ प्राइवेट रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज इंडियन वर्कर्स, स्पेशली फ्रॉम द गल्फ रीजन। क्योंकि वहाँ लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो प्राइवेट रेमिटेंसेस आने बंद हो गए, ठीक है। तो उस वक्त एक ये कारण था गल्फ वॉर, दूसरा ये था इन्फ्लेशन, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई अराउंड 17%, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया 8.4% ऑफ जीडीपी। तो इंडिया ने मार्केट लिबरलाइजेशन मेजर्स शुरू की, यानी ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच, ग्रेजुअलिस्ट मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कैसे शुरू की? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया बीओपी क्राइसिस हो गया, बीओपी क्राइसिस का मेन कारण था गल्फ वॉर, ठीक है। तो बीओपी क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया ने लोन लिया, किससे? आईएमएफ से। अब होता क्या है सर, जब आईएमएफ आपको लोन देता है, जैसे इंडिया को उसने लोन दिया, तो उसने बदले में कुछ इसको कंडीशंस बोली कि भैया मेरी कुछ आपको कंडीशंस माननी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सर स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट। यानी कि पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है जो इंडिया का ढांचा है, उसकी रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट में लिबरलाइजेशन आ गई, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो क्या क्या कंडीशन थी स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट में, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंडिया बीओपी क्राइसिस सपोर्टेड बाय द आईएमएफ लोन दैट इज फुल ऑफ कंडीशंस, दैट इज स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट। स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट मीन्स इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिसीज रिक्वेस्टेड बाय द आईएमएफ इन कंडीशन फॉर फाइनेंशियल एड। मतलब अगर मैं आपको फाइनेंशियल एड दे रहा हूँ, मैं लोन दे रहा हूँ, तो बदले में कुछ पॉलिसीज आपको मेरी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन डीलिंग विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जब आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हो, ठीक है, टू टैकल द, ताकि जिससे क्या करा जाए, ताकि जो जड़ जड़ है, मतलब ये इकोनॉमिक क्राइसिस की जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, यानी उसका निवारण किया जाए। टू टैकल द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके,
इट इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट पॉलिसीज जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, फिस्कल ऑस्टेरिटी, फ्री ट्रेड एंड डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन किस लिए सर? डीरेगुलेट करेंगे ना तभी तो प्राइवेटाइजेशन आएंगे, यानी कि हम रेगुलेशंस हटाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी डीरेगुलेशन का मतलब आप ये भी देख सकते हो, डी लाइसेंसिंग करना, लाइसेंस खोल देंगे काफ़ी सारी कंपनीज के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन खोल देंगे, यानी पब्लिक सेक्टर कम कर देंगे और प्राइवेट सेक्टर के को आमंत्रण देंगे। इसीलिए तो इसका नाम था एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं हुआ क्या उसमें। तो जैसे कि उस वक्त क्या था, रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज उस टाइम कट डाउन टू ओनली 8, सिर्फ 8 जो इंडस्ट्री थी उनकी रिजर्वेशन थी, एंड बाकी जो थी रिमेनिंग ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिर्फ 8 जो इंडस्ट्री थी उनकी रिजर्वेशन थी, मतलब यानी कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी, बाकी जो थी दे ऑल वर रिमेनिंग ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अभी क्या है, एट प्रेजेंट ओनली 2 इंडस्ट्री रिजर्व्ड फुली और पार्शली फॉर द पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। जैसे कि पहली है सर एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिसर्च एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि इसमें माइनिंग, यूज और मैनेजमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एट सेक्टर ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ओके। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो सर, ये एटॉमिक एनर्जी फ्यूजन रिएक्टर का प्लांट बना हुआ है, ठीक है। आपको पता ही होगा बॉम्ब्स में, हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं उसमें फ्यूजन होती है, ठीक है। फ्यूज़न किस में होती है? फ्यूज़न होती है आपकी सन में। सुना ही होगा आपने, 2 हाइड्रोजन पार्टिकल्स होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? हीलियम, ठीक है। तो सन इज अ बॉल ऑफ हीलियम, हीलियम गैस, सन के अंदर हीलियम गैस है, ठीक है। तो फ्यूज़न होती है। तो आपसे ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्यूज़न बड़ी होती है या फ्यूजन बड़ी होती है? जाहिर सी बात है यार, फ्यूज़न ही बड़ी होगी ना, क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, एक पार्टिकल होता है वो टूट जाता है फर्दर, बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब स्प्लिट होके 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्यूजन क्या होता है, ऑलरेडी 2 होते हैं, वो 2 का एक बड़ा बन जाता है, ओके। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है BARC, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए BARC की स्थापना कब हुई थी, सेटअप कब हुआ था, ओके। और कहाँ पर है सिचुएटेड, कहाँ पर है, ओके। और दूसरा सेक्टर है सर रेलवेज, ठीक है। हालांकि मैनी फंक्शंस अलाउड फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश्ड रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मतलब प्राइवेट सेक्टर की अभी इतनी ज़्यादा एंट्री नहीं की गई, कुछ फंक्शंस अलाउड हैं, तभी करके आप देखा होगा रेलवेज के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में इतनी अच्छी तरह हो नहीं रही इसकी केयर जो है, इसीलिए जो सिमरन है वो राज को कह रही है, राज उतर जाओ ट्रेन से, उसका किराया बढ़ चुका है। और राज कह रहा है कोई नहीं सिमरन आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। एनीवेज, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने की सर डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि सिर्फ भी एट प्रेजेंट ओनली 5 इंडस्ट्रीज जिनके लिए कंपलसरी लाइसेंस की जरूरत है, बाकियों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने डी लाइसेंसिंग की, ठीक है। जैसे कि एरोस्पेस और डिफेंस रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग चाहिए, ठीक है। गन पाउडर बना रहे हो या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव या डेटोनेटिंग फ्यूज, उसके लिए डेंजरस केमिकल्स, टोबैको, सिगरेट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब का ठेका खोलना है उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सर, कंपलसरी लाइसेंस, ओके। तो जैसे कि आपको पता होगा सर, 1991 रिफॉर्म से पहले एक एक्ट था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ओके। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये था सर 1973 में, 1973 में। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जो बाहर की मुद्रा है उसका और अपने देश की मुद्रा का एक्सचेंज करना, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इट इट वॉज अ ड्रैकोनियन फॉरेन एक्सचेंज लेजिस्लेशन, इट्स पर्पस वॉज टू रेगुलेट द पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, की रेगुलेट करना, भाई बाहर से हम किससे आदान प्रदान कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करना, बाहर की पेमेंट्स को, ठीक है। बेटर यूसेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्टअप किया जाए। तो मेन था इसका पर्पस फॉरेक्स को कंट्रोल करना और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सबसे बुरी बात थी, इस वजह से इसको ड्रैकोनियन बोला गया, ठीक है। तो एज पर फेरा आरबीआई फॉलोड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फेरा, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन करेंसीज, इलीगल पेमेंट्स, अगर कोई इलीगल पेमेंट कर रहे हो उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स में
सेटलमेंट इन अनदर कंट्री, होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर हिंदुस्तान के बाहर कोई आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया यानी इमूवेबल, इमूवेबल तो यही हुई ना कि घर खरीद लिया है या कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन एंड कंपनीज एज एजेंट्स फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, एक्विजिशन और होल्डिंग एक्सेट्रा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कोई बाहर से भी आके इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। और इशू ऑफ बियरर सिक्योरिटीज, ओके। उसके बाद आता है जैसे रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब कि पेमेंट कैसे करनी है, अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है उसको पेमेंट कैसे करोगे, मतलब उसको कैसे डॉलर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसकी कैसे वैल्यू निकलेगी, वो जो रूल्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई फॉर फॉरेन नेशनल्स फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन इन इंडिया, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको किसी भी फॉरेनर को इंडिया में कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नोट करने वाली चीज़ ये है दैट फेरा इंट्रोड्यूस व्हेन फॉरेक्स एक्सचेंज व्हेन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री वाज वेरी लो, ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ जब फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी पहले ही कम थे, ठीक है। तो पहले ही कम थे, ऊपर से आपने रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा लगा दी, तो जिस वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन फ्लो था, फॉरेन करेंसी का जो फ्लो था हमारे देश में वो घट रहा था, ठीक है। तभी तो बीओपी क्राइसिस आया। तो इसलिए फिर 1999 में आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसमें रेगुलेट था, इसमें मैनेज करना है कि जो करेंसी हमारे देश में आई है उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसमें था कि जो करेंसी आएगी उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, दोनों में डिफरेंस है ना। इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद डब्ल्यूटीओ, ये वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का पता ही होगा सर आपको, 1995 में बनी थी, 1 जनवरी 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही मतलब मिलता जुलता था, मतलब जो भी इसके प्रोविजन थे डब्ल्यूटीओ के, इससे मेल खाता था। नाउ द क्वेश्चन इज वाई फेरा रिप्लेस, इसको रिप्लेस क्यों किया गया, बिकॉज फेरा नॉट कंप्लाई विद द पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप क्वेश्चन में बता भी सकते हो, इसके आंसर में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो कि फेरा में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। अभी आपको डिफरेंस समझाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि डिफरेंस में देखते हैं, फेरा आया सर 1973 में, फेमा आया 1999 में, ओके। इसमें 81 प्रोविजंस थे, इसमें 48 प्रोविजंस। इसमें करंट अकाउंट को डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें डिफाइन किया गया। इसमें नैरो डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें वाइडन डेफिनेशन थी, इसमें बैंक्स भी इंक्लूड किए गए थे, ओके। इसमें कोई इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं थी, इसमें इनकम टैक्स प्रोविजन भी थी। अगर कोई वायलेशन करते हो आप, ठीक है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन फेमा में क्या किया गया, सिविल ऑफेंस, ठीक है। कोई भी अगर आप वायलेट करते हो यानी मॉनिटरी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है ना, अगर बंदे को पता होगा कि यार मैं इनके देश में इन्वेस्ट करूंगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट गलत होगी या कुछ भी, सपोज एक्स वाई जी कुछ भी चीज़ गलत होगी, तो उसके लिए मेरे को क्रिमिनल ऑफेंस में माना जाएगा, तो वो पहले ही डर के मारे नहीं डीलिंग करेगा हमारे देश के साथ, ठीक है। लेकिन अगर सिविल ऑफेंस होगा, उसको होगा कि चल कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएंगे, मैं उस चीज़ से निकल भी सकता हूँ, मैं केस लड़ सकता हूँ, ठीक है। लीगल राइट भी है इसमें, फेमा में अभी हम पढ़ेंगे। तो फेरा में क्या था, द अपील सेंट टू द हाई कोर्ट, अगर कोई वायलेशन हो जाती है तो अपील किसको करता है, वो हाई कोर्ट को। इसमें यह प्रोविजन ऑफ स्पेशल डायरेक्टर एंड स्पेशल ट्राइब्यूनल, स्पेशल डायरेक्टर स्पेशल ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया जाएगा, ओके। इसमें नो लीगल हेल्प टू एक्यूज, एक्यूज को कोई लीगल हेल्प नहीं, इसमें मैंने आपको बताया था अभी कि एक्यूज हैज राइट टू फॉर लीगल हेल्प। इसका ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इसका था ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसमें जो थॉट थी, मतलब जो सोच थी इसके पीछे, कि फॉरेन एक्सचेंज है ये स्कार्स रिसोर्स है, मतलब बहुत कम है, इसको क्या कर लिया जाए, कंजर्व कर लिया जाए, इसको कंजर्व कर लिया जाए। लेकिन फेमा में क्या सोच बदली कि इसका ऑब्जेक्टिव था मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और थॉट क्या थी, दैट फॉरेन एक्सचेंज इज एसेट, ये फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर की मुद्रा है, ये हमारे पास जो आई है, ये एक एसेट है, और इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। दोनों में फर्क है, रिश्ता वहीं, सोच नहीं। डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी पर्सन, इसमें अथॉरिटी पर्सन नाम की एक डेफिनेशन है, ठीक है। अथॉरिटी पर्सन, अथॉरिटी पर्सन किसको बोलते हैं, इट इंक्लूड द अथॉरिटेड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। इन दिस डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड
ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, इसमें ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स भी आ सकते हैं, यानी बाहर के दूसरे देशों के बैंक्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है? फेमा empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट फ्लो ऑफ पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड कंट्री, यानी कि ये रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ पेमेंट्स कि टू यानी हमारे देश से कोई बाहर के देश से कोई अंदर आ रहा है, या फिर कोई बाहर के देश से अंदर हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, फ्लो ऑफ पेमेंट्स हो रहा है, ओके। उसको बेसिकली रेगुलेट करना, यानी कि मुद्रा का आदान प्रदान अगर हो रहा है उसको रेगुलेट करना। कोर किसको एम्पावर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पेपर में आपको प्रीलिम्स में स्टेट गवर्नमेंट भी दे देगा, तो वो मत मारना, ओके। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि फॉरेन सिक्योरिटी एक्सचेंज कैन नॉट कैरिड आउट विदाउट अप्रूवल ऑफ फेमा, ठीक है। बिना फेमा की मर्जी के नहीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकती। और एन ऑथराइज पर्सन जो फेमा नियुक्त करेगा, अ पर्सन विच इज ऑथराइज आल्सो बाय द आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ऑथराइज पर्सन का काम क्या होगा? टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, और इसको ऑथराइज कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इन पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन रिस्ट्रिक्ट द ऑथराइज पर्सन फ्रॉम कैरिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज डील्स, ठीक है। अगर मान लो पब्लिक इंटरेस्ट की वायलेशन होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है ऑथराइज पर्सन को टू कैरी आउट द फॉरेन एक्सचेंज डील्स, ठीक है। इट आल्सो एम्पावर द आरबीआई टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शन इवन इफ इट इज कैरिड आउट वाया ऑथराइज इंडिविजुअल, यानी आरबीआई के पास भी पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ट्रांजैक्शन पे, इवन इट इज कैरिड आउट वाया ऑथराइज इंडिविजुअल। और इंडियंस रिसाइडिंग इन इंडिया रिक्वायर अ परमिशन टू कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ठीक है, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो राइट टू होल्ड और ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, उनके पास राइट है, वो होल्ड कर सकते हैं और खरीद सकते हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि फेरा में ऐसा नहीं था, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि बाहर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। लेकिन फेमा में क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ 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 लाइक, रिव्यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।